ही का तमाम ये कंबोज माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शक्कर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल के ताजा संस्करण का। आज कई बड़ी खबरें जिन पर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी आज पर्सनल फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। अच्छे प्रदर्शन वाले म्यूचुअल फंड पर लगेगी ज्यादा फीस। मक्के का उत्पादन बढ़ाने की योजना क्यों बना रही सरकार? ऑडिटर फर्म ने अदानी समूह से खुद को किया अलग। इस फर्म का नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी था, उसने खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से कमोडिटी बाजार में हड़कंप, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना और गहरा हुआ गोफस्ट का संकट। दिन की सबसे बड़ी खबर में आज फिर से गोफस्ट की चर्चा करेंगे। गोफस्ट के हवाले से करीब करीब आधा दर्जन खबरें आई हैं जो ज़रूरी हैं आज जानना, उन सबको जानेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत म्यूचुअल फंड की खबर के साथ। अगर आपका म्यूचुअल फंड उसके बेंचमार्क फंड से, इंडेक्स से ज़्यादा बेहतर रिटर्न देता है तो आने वाले दिनों में उस पर आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। शेयर बाजार नियामक सेबी ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके लिए सेबी की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी प्रदर्शन के आधार पर फीस स्ट्रक्चर को तय करेगी। बेंचमार्क इंडेक्स दरअसल हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। जैसे इंडेक्स फंड है तो उनका सेंसेक्स निफ्टी है, मिड कैप फंड है तो उनका एनएससी मिड कैप या बीएससी मिड कैप या बीएससी 500 है। ऐसी हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अगर इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उस पर ज़्यादा फीस की बात कही गई है। सर, कैसा बदलाव आएगा म्यूचुअल फंड के पूरे उद्योग में इस फैसले से? शुभम, सेबी इस पर विचार कर रहा है और एक कमेटी बनाई गई है इस पर, उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा जो सेबी के काम करने की प्रक्रिया है। पर अगर आप संकेत देखें और तैयारियां देखें तो इससे भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि ये फैसला काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड के चुनने की जो व्यवस्था है उसे प्रभावित करेगा। परोक्ष रूप से ये कोशिश ये है कि जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें रिवार्ड दिया जाए और उन्हें ज़्यादा फीस वसूलने का मौका दिया जाए। लेकिन बाजार के हिसाब से, बाजार की परिस्थिति के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड एक जैसा परफॉर्मेंस कभी नहीं करते हैं। क्या म्यूचुअल फंड उद्योग इस बात के लिए राज़ी होगा? पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि इसमें वो फंड्स कैटेगरीज अलग हो जाएंगे, वो फंड्स बेहतर हो जाएंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी फंड्स का क्या होगा? क्या निवेशकों का पैसा उसमें लगा हुआ है, इससे बाजार में कुछ ही फंड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट जाएगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सेबी को ढूंढना होगा ऐसा करते हुए। लेकिन अगर आप निवेशकों की दृष्टि से देखें, ये बात तो ही म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट की दृष्टि से, बाजार में पारदर्शिता की हिसाब से, अगर आप निवेशकों की दृष्टि से देखें तो उनके लिए हमेशा ये दुविधा होती है कि सबसे अच्छा फंड कैसे चुनें। हम अपने कार्यक्रमों में मनी 9 में म्यूचुअल फंड सेंट्रल में और हेलो मनी 9 में लगातार आपको ये बताते रहते हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने के तरीके क्या हैं, अपने वीक मंथली शो में भी बताते हैं। लेकिन फिर भी तमाम निवेशकों को ये पता नहीं होता कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाए, किसे अच्छा माना जाए, उसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर माना जाए। इस दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें ऐसा म्यूचुअल फंड चुनने का मौका मिल जाएगा फ्रंट जो आपसे ज़्यादा फीस ले रहा है वो आपको बेहतर रिटर्न की गारंटी करेगा। लेकिन यहाँ फिर एक दुविधा है कि क्या आप फीस को रिटर्न की गारंटी से जोड़ पाएंगे? क्या अच्छा रिटर्न देने की गारंटी पर ज़्यादा फीस लेने की छूट बाजार के नियमों के हिसाब से उचित होगी? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योग में एक बड़ा बदलाव होगा अगर अच्छे परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड आपसे कुछ ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। सरकार देश में मक्का की उपज बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में मक्का उत्पादन में करीब 100 टन बढ़ोतरी की योजना बनाई है। इस साल देश में मक्के का उत्पादन 347 लाख टन का अनुमान है, जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। सर, क्यों हो रही है, बन रही है ये योजना इतने मक्का उत्पादन की? चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी ने सरकार की एथेनॉल योजना को धक्का पहुंचाया है, क्योंकि चीनी की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि गन्ने के उत्पादन में गिरावट आ रही है और यील्ड आ रही है। गन्ने के उत्पादन का एक हिस्सा, गन्ने से निकलने वाला एथेनॉल का एक हिस्सा पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए जाता है, भारत में पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग के लिए जाता है। लेकिन अब एथेनॉल प्रोडक्शन से जो शुगर है उसका डाइवर्जन बढ़ते बढ़ते अब लगभग 6 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगा। 2024-25 का जो आंकड़ा है, जो इस समय फिलहाल 4 मिलियन टन के आसपास है। ऐसी स्थिति में जब चीनी की कीमतें बढ़ती हैं या चीनी के लिए गन्ने के उत्पादन में कमी होती है तो एथेनॉल के उत्पादन के लिए फिर दूसरा विकल्प मक्का बचता है। और इसलिए सरकार मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगी ताकि उसके उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके और मक्के से एथेनॉल बनाकर उसे एथेनॉल की जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। अल नीनो के चलते इस साल मानसून सीजन में बरसात की कमी की आशंका के बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
कृषि मंत्रालय ने अगले वर्ष के दौरान 33.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो इस साल के मुकाबले 3% ज़्यादा होगा। मौजूदा साल में सरकार ने 32.35 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा है। अंदर अगर आप इन आंकड़ों के उतरे तो कृषि मंत्रालय ने मिलेट्स के उत्पादन में 1.59 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.70 करोड़ टन करने का अनुमान रखा है। दलहन का भी उत्पादन बढ़ाया है, इसको बढ़ाकर 2.78 से 2.92 करोड़ टन करा जाएगा। इसके अलावा तिलहन की उपज बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सभी तिलहन का कुल उत्पादन 4 करोड़ टन से बढ़ाकर 4.40 करोड़ टन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर, एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ ये लक्ष्य हासिल हो पाएंगे? सरकार सूखे की संभावनाएं और मानसून पर असर के बाद भी बड़े लक्ष्य को लेकर सामने जा रही। स्वाभाविक रूप से लक्ष्य कृषि उत्पादन में बढ़ने के ही रखे जाते हैं, पर इस साल फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। इस साल ये कहना मुश्किल है कि मानसून की जो भविष्यवाणियां आ रही हैं दोनों से तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से भी और निजी एजेंसियों की तरफ से, कि जून जुलाई अगस्त के बाद भारत में एल नीनो का असर दिखाई देगा और वर्षा सामान्य से कम होगी। अगर ऐसा होता है तो खाद्यान्न उत्पादन के इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। लक्ष्य को समझना भारतीय बाजार की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार इस लक्ष्य के जरिए बाजार में महंगाई को कम करने के संकेत देना चाहती है। उत्पादन बाद में कितना आएगा, मंडियों में खेतों से फसल कितनी कटकर आएगी, पर बाजार में कमी का सेंटिमेंट ना बने, इसे एड्रेस करने के लिए सरकार ने उत्पादन में बढ़ोतरी के लक्ष्य को रखा है, ताकि बाजार में ये रहे कि सरकार के आकलनों में ऐसा है कि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा बढ़ेगा। इससे कीमतों में बढ़ोतरी की जो संभावना है, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा बुरा होता है महंगाई बढ़ने की संभावना, तो महंगाई बढ़ने की संभावना को रोकने की ये एक नीतिगत कोशिश है। अप्रैल के दौरान देश में सर्विस सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। अप्रैल के दौरान सर्विस पीएमआई 62 पर दर्ज किया गया, जो 13 साल का उच्चतम मासिक स्तर है। इससे पहले मार्च में सर्विस पीएमआई 57.8 पर था। अप्रैल के दौरान देश में सर्विस सेक्टर में जोरदार मांग देखने को मिली, जिस वजह से पीएमआई में उछाल आया है। पीएमआई 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है। भारत का पीएमआई अप्रैल में 62 रहा है। सर, इस उछाल की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये चौंकाने वाला आंकड़ा है और इस आंकड़े में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी मांग बढ़ी है, जिससे कि आप आमतौर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में बीमा प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी के तौर पर देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा है कि बहुत सारी जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज थी, जिनमें अब धीमे धीमे डिमांड वापस लौटने लगी है, जिसमें कि रिटेलिंग और बाकी सर्विसेज हैं, इन दोनों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चूंकि सर्विसेज सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का करीब 60% हिस्सा घेरता है, तो इसकी बढ़ोतरी हमें भारत के जीडीपी में भी रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस आंकड़े के रोशनी में जब आप दूसरे आंकड़ों को देखें तो बाजार में एक्चुअल डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट बढ़ती नहीं दिखाई देती। कल ही हमने बेरोजगारी के आंकड़ों पर चर्चा की थी, जहां शहरी इलाकों में बेरोजगारी ऑलमोस्ट 10% के आसपास पहुंच गई है। सेवाओं की ज़्यादातर डिमांड शहरों से आती है, तो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ रेट को एक चीज़ असंगति के तरह से कंट्राडिक्ट करती है रोजगार का आंकड़ा। रोजगार के आंकड़े और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़े को रखें तो आपको लगता है कहीं कुछ इस आंकड़े में असंगति है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जिस सेक्टर से आ रहे हैं उस सेक्टर में अगर हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, जिसको पीएमआई कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा अगर रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा रहा है, तो फिर उस सेक्टर से नौकरियों में या रोजगारों में कमी क्यों हो रही है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो फिनेंशियल सेक्टर की, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की सर्विसेज हैं, जिनमें एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं कम है, बल्कि ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स के जरिए की जाती, उनमें तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हमने रिकवरी देखी है, जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म और होटल। इन दोनों सेक्टर्स में सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है और उसका असर में दिखाई दे रहा है। पर इसका एक और पहलू समझना जरूरी है कि इन्हीं दोनों सेक्टर्स में महंगाई भी बढ़ी है। तो सर्विसेज इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी अगर आप सर्विसेज ग्रोथ के साथ देखें तो भारत में सर्विसेज इन्फ्लेशन 8% से ऊपर बनी हुई है लगातार लंबे समय से। ये है इस आंकड़े के आगे पीछे का पूरा सच। आयात होने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की जो लड़ाई है, एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ पहुंच सकती है। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, इस मामले पर हमने पहले भी चर्चा की है कि भारत में जो मोबाइल या उपकरण आते थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी। इस पर यूरोपियन यूनियन और उसके साथ कई देश डब्ल्यूटीओ में पहुंचे थे। डब्ल्यूटीओ ने उसमें भारत के खिलाफ फैसला दिया था। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि या तो आप उस फैसले को लागू कीजिए, अन्यथा यूरोपियन यूनियन भी भारत से आयात होने वाली चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। भारत इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कानून के खिलाफ है। तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ में नया विवाद बन सकता है। सर, कैसे निपटने की तैयारी होगी भारत की? शुभम, डब्ल्यूटीओ के फैसले के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के व्यापार रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। हम एक तरफ सुन रहे हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड पैक्ट होने की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। पिछले करीब 2-3 साल से चर्चा सुनी जा रही। सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर बात कर रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूटीओ से जो फैसला आया, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहन देने
देने को लेकर उसके खिलाफ जो WTO ने फैसला दिया और ये कहा कि भारत अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाकर आयात को रोक रहा है घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, इसके बाद एकदम माहौल बिगड़ गया। अब ये विवाद इस बात पर है कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि WTO के फैसले को लागू किया जाए, और अगर वो लागू नहीं होता तो यूरोपियन यूनियन भारत से आने वाले निर्यात पर इसी तरीके की ड्यूटी लगा देगा, आयात पर ऐसी ड्यूटी लगा देगा, खासतौर से उसमें स्टील होगा, जिसमें जो जैसी की ड्यूटी भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगा रखी है। भारत की तैयारी इस यूरोपियन यूनियन की इस पहल के खिलाफ WTO जाने की है, यानी यूरोपियन यूनियन ऐसा जो करने वाला है इसे भारत ठीक उसी तरह से WTO में चैलेंज करने वाला है जैसे कि यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर जो भारत ने ड्यूटी लगाकर बैरियर्स खड़े किए थे, जो बाधाएं लगाई थी, उनको चुनौती दी थी। अब यहाँ दो बड़े बाजार, भारत के लिए यूरोपियन यूनियन दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इनके बीच में व्यापारिक रिश्ते ज़्यादा खींचतान भरे हो गए हैं। और यदि भारत ने WTO में यूरोपियन यूनियन के खिलाफ किसी तरीके की अपील की तो फिर जो व्यापार समझौते की गाड़ी है, व्यापार समझौते की जो बातचीत चल रही है, उसे फिर गहरा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि पहले ही यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ अपील WTO में कर चुका है। इंटरनेशनल ऑडिटर्स फर्म डेलॉयट और BSR एसोसिएट को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी SFIO को इनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। दोनों ऑडिटर्स फर्म पर आरोप है कि इन्होंने IL&FS मामले में ऑडिटिंग का काम सही ढंग से नहीं किया था। सर, IL&FS वाले मामले में ऑडिटर्स का रोल क्या था? IL&FS भारत का में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का बड़ा स्कैम था। इस स्कैम में IL&FS ने अपने कर्ज को छुपाया था, और इसके बाद इसे इसलिए महत्वपूर्ण मूवमेंट माना जाता है कि भारत की जो शेडो बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसके लिए लीमन मूवमेंट था, क्योंकि इसमें और दीवान हाउसिंग के असफलता के बाद भारत का पूरा NBFC सेक्टर लड़खड़ा कर एकदम बैठ गया था। इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो इसके ऑडिटर्स की थी। 3 ऑडिटर्स का नाम जिनका शुभम ने आपको बताया, एक तो डेलॉयट, हैस्किन एंड सेल्स, और दूसरा BSR, और तीसरा KPMG के एफिलिएट्स। इन 3 ऑडिटर्स ने जानबूझकर IL&FS के अकाउंट्स में जो डेट था, जो कर्ज था, उसे छिपाया और सही रिपोर्ट नहीं दी। आमतौर पर ये काम इससे पहले भी हमें देखते रहे हैं। जब कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, संकट में फंसती है, तो ऑडिटर्स की भूमिका पारदर्शी नहीं होती। ऑडिटर्स अपने काम पूरी तरह से नहीं करते, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि बताना कि कंपनी किस तरीके के संकट में है। और इसको लेकर इन ऑडिटर्स के खिलाफ कार्रवाई और जाँच की पिटीशन गई थी। हाई कोर्ट ने उसे रोका था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया है। और इसके साथ एक बड़ा ये फैसला इसलिए लैंडमार्क है, ये फैसला काफ़ी बड़ा इसलिए है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कंपनी डूब रही है या उसमें समस्या दिखाई दे रही है तो उसमें ऑडिटर्स के खिलाफ जांच की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले के मेरिट पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन अगर ऑडिटर्स के खिलाफ जांच शुरू होती है तो ये मामला नज़ीर बनेगा और कुछ और अन्य कंपनियों के मामले में भी शायद लागू होगा। अदानी मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में जिस CA फर्म की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, उस फर्म ने अदानी ग्रुप को खुद से अलग कर लिया है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी टोटल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शाह धंधरिया एंड कंपनी नाम की CA फर्म अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए काम करती थी। अदानी समूह ने पिछले साल जुलाई में ही इस फर्म को नियुक्त किया था। अब इस फर्म ने खुद को अलग कर लिया है समूह से। सर, इस फर्म पर सवाल क्यों उठ रहे थे? हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिस एक ऑडिट फर्म का जिक्र किया था और जिसके कामकाज पर गहरे सवाल थे, वो शाह धंधरिया थी। जैसा शुभम ने आपको बताया कि इसे पिछले साल ही रोका गया था। इसकी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि शाह धंधरिया की कोई वेबसाइट नहीं है। इससे पहले इस कंपनी में करीब 4 पार्टनर्स हैं, केवल 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉइज़ हैं इनका, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और उसके बाद भी अडानी समूह की बड़ी कंपनियों के ऑडिट के लिए इसे लिया गया था। धीमे धीमे जैसे जैसे सेबी की जांच बढ़ रही है, आप अगर पूरी घटना को देखें, क्योंकि हम लगातार मनी सेंट्रल में इसे इसके एक घटनाक्रम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे सेबी की जांच का दबाव बढ़ रहा है, अडानी समूह के अंदर से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला शाह धंधरिया की तरफ से अपने आप को अलग करने का है इस पूरे मामले से, जो कि अडानी समूह की ऑडिटर थी। ऑडिटर, अभी हमने आपको पिछले ही मामले में बताया IL&FS में ऑडिटर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो क्या ऑडिटर और भी ऑडिटर्स अडानी समूह के सवालों के घेरे में आएंगे? क्योंकि कम से कम एक ऑडिटर जिसको हिंडनबर्ग ने अपनी तरफ से रिपोर्ट में जिसका की तरफ इशारा किया था, वो तो अब अलग हो ही चुका है।
अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की तरफ से बुधवार रात को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक ब्याज दरों में 10वीं बढ़ोतरी है ये। अब अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो 5 से 5.25% हो गई हैं। ये 16 साल का सबसे ऊपरी स्तर है। 2007 के बाद अमेरिका में इतना महंगा कर्ज है। नीतिगत दर ये है, उपभोक्ताओं का कर्ज और महंगा होगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में जिस हिसाब का प्रदर्शन होगा उस हिसाब से ब्याज दरें बढ़ेंगी। यानी ये तो साफ कह दिया बैंक ने कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं है। सर, क्या मतलब है जेरोम पावेल के इस स्टेटमेंट का? कल का घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प था। जेरोम पावेल ने जब फेड की एफओएमसी ने केवल 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की तो बाजार को लगा कि ये तो उम्मीदों के मुताबिक हुआ, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बढ़ोतरी थी, और कहीं से बाजार में चर्चा भी थी कि शायद इसके बाद फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक देगा, पर वैसा हुआ नहीं। जेरोम पावेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कैटेगरिकली बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब दिए, और जहाँ से संकेत निकला कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में को रोकने में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोकने नहीं जा रहा है। उसने जेरोम पावेल ने कहा कि जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, उनके आधार पर फैसला लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में इसे पॉज ना माना जाए, इसे रोका हुआ ना माना जाए। अब अगर आप आंकड़े और तथ्य देखें तो उसमें जेरोम पावेल ऐसा क्यों कह रहे हैं ये सामने दिखाई देता है। अमेरिका में भी महंगाई दर 5% से ऊपर है, उसे 2% पर लाया जाना है। ब्याज दरें 16 साल के सर्वोच्च स्तर पर हैं, पर मंदी की आशंका बनने की संभावनाएं अभी भी उतनी गहरी नहीं दिखाई दे रही हैं। अमेरिका का फेडरल बैंक ये चाहता है कि लोग कम खर्च करें, कर्ज महंगा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी भी जब हमने अर्थव्यवस्था में मामूली गिरावट के संकेत देखे अमेरिका में, तब भी कंजम्पशन की डिमांड, खपत की डिमांड लगातार बढ़ी हुई है। रोजगार के बाजार में नौकरियां अभी बनी हुई हैं। यानी अमेरिकी फेडरल बैंक अपनी पूरी कोशिश और पूरी ताकत झोंककर अर्थव्यवस्था की जो फूली हुई मशीन है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इसे लेकर बाजार में जब ये बयान आया जेरोम पावेल का, उसके बाद बाजार में काफ़ी सनसनी दिखाई दी। लोग कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने कुछ और ही बाजार में बता दिया, और इसके बाद फिर बाजार में काफ़ी बदलाव हुआ। सर, इस फैसले के बाद या आगे आने वाली संभावनाओं के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मंदी की संभावना कितनी पुख्ता है? हाँ, अब जिस तरीके की परिस्थिति दिख रही है और जैसा जेरोम पावेल ने कहा उस हिसाब से एक मामूली मंदी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, संभावना बनती दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप मोटे मोटे आंकड़े को देखें कि 5% से ऊपर की ब्याज दर और 5% की महंगाई, जेरोम पावेल किसी भी तरह से उस 5% की महंगाई को 3% या 2% तक लाने से कम पर नहीं रुकेंगे, और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के 1-2 दौर और आएंगे। महंगाई घटने की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं है, और इसलिए शायद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक शॉकर रिसेशन जरूर आएगी, और एक ऐसी रिसेशन, छोटी रिसेशन आएगी जिसके बाद ये महंगाई नीचे कूल ऑफ होना शुरू होगी, और तब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म होगा। और इसलिए अब दुनिया के कमोडिटी बाजार में खासी सनसनी में दिखाई दे रही है। सर, डेट डिफॉल्ट के बारे में भी टिप्पणी करी है फेडरल रिजर्व चीफ ने, क्या मतलब है उसका? हाँ शुभम, ये टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अमेरिका में सरकार के कर्ज की सीमा पूरी हो चुकी है। जुलाई में अगर अमेरिका के संसद ने कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई तो अमेरिकी सरकार डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। इससे पहले भी लगातार ऐसा होता रहा है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में डेट की सीलिंग हटाने को लेकर बहुत गहरे पुराने मतभेद है, वो गहरे मतभेद दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन्स का कहना है कि डेमोक्रेट्स को पहले खर्च कम करना चाहिए, जबकि जो बाइडेन कई तरीके से सब्सिडी और कई सारे कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। कल जब जेरोम पावेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो अमेरिकी सरकार को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेगा। बहुत ही दो टूक थे जेरोम पावेल इस मामले में। उनका कहना था कि कर्ज अमेरिकी सरकार का है, अमेरिका की संसद को यह फैसला करना होगा कि उसे कैसे निकलना चाहता है। हमसे ये उम्मीद ना की जाए कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अमेरिकी सरकार को डिफ़ॉल्ट होने से रोका जा सकेगा। ये एक और बड़ी घोषणा थी, एक बड़ा संकेत था, जिससे बाजार में काफ़ी बेचैनी दिखाई दी, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इस पूरे विवाद से, राजनीतिक विवाद से अपने आप को अलग कर लिया। और जेरोम पावेल ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अमेरिकी सरकार का जो कर्ज संकट है उसको समाधान कर सकें। और इस सारे घटनाक्रम के बाद कल अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। करीब 1% तक की गिरावट डाउ जोन्स में और S&P 500 में देखी गई। अमेरिका में ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी और भविष्य को लेकर ब्याज दरों पर जो बयान आया केंद्रीय बैंक का, इसके बाद कमोडिटी बाजार में हलचल मच गई। कच्चे तेल का भाव भारी उतार चढ़ाव के बीच कल $68 तक पहुंच गया था, उसके बाद 73 तक रिकवर कर चुका है फिलहाल। इसी तरह सोने की कीमतों में भी रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली। 2085 तक के भाव हमने डॉलर प्रति औंस तक के भाव हमने विदेशी बाजार में देखे। घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर सोना
490 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। अमेरिका के डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स घट के 100 के नीचे आ गया। रुपए का इसी वजह से आज रुपए के जो ओपनिंग हुई वो 15 पैसे बढ़त के साथ हुई। सर, कच्चे तेल में इतनी तेज उतार चढ़ाव क्यों? कच्चे तेल ने कल बाजार के रुख के से अलग काम किया और काफ़ी चौंकाने वाला घटनाक्रम कच्चे तेल की कीमतों में दिखाई दिया। इतना तेज उतार चढ़ाव 2 दिन में हमें आमतौर पर नहीं होता और ये पहली बार ऐसा हुआ शुभम, जबकि अमेरिका में ऑयल इन्वेंट्रीज का जो डेटा आया था वो ये बता रहा था कि अमेरिका में तेल के भंडारों में कमी आ रही है। आमतौर पर जब भी ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आता है कच्चे तेल की कीमत बढ़ोतरी के साथ उस पर रिएक्ट करती है। अगर अमेरिका में तेल के भंडार कम होते हैं तो WTI और ब्रेंट की कीमतों में बढ़ोतरी होती। लेकिन कल कई सारे ऐसे परस्पर विरोधी आंकड़े बाजार में तैर रहे थे कि ऐसा लगा जैसे क्रूड का पूरा मार्केट कन्फ्यूज होकर किसी बड़े गलियों वाले हिस्से में भटक गया है। तो अब एक तरफ इन्वेंट्री कम हो रही थी जो क्रूड की कीमत को बढ़ाने में सपोर्ट कर रही थी, पर दूसरी तरफ जो अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के और डेट के संकट के संकेत आए उससे मंदी की संभावनाएं और ज़्यादा दिखाई देने लगी। इससे पहले चीन से जो आंकड़े आए थे पिछले महीने के, उन्होंने तेल बाजार को निराश किया था क्योंकि तेल बाजार को लग रहा था कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ रही है तो कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इसलिए काफ़ी समय बाद ऐसा दिखाई दिया कि जिस महीने में ओपेक ने उत्पादन में कटौती की लागू की थी उसी महीने कच्चे तेल की कीमतों ने 70 से नीचे का लेवल छू लिया और उससे और नीचे चली गई। अब यहाँ से ये संभावना दिखती है कि अगर मंदी की संभावना और गहरी है, कच्चे तेल की मांग को लेकर बाजार में और ज़्यादा दबाव बना रहने वाला है, तो फिर ओपेक देश उत्पादन में एक और कटौती का फैसला कर सकते हैं। 2-3 दिन तक तेल की कीमतों को स्थिर होने पर वेट किया जाएगा। अगर तेल की कीमतें 80-85 से के आसपास नहीं पहुँची थी तो फिर ओपेक देश उत्पादन में कमी करके अपने नुकसानों को बराबर करने की, बचाने की कोशिश करेंगे। सर, गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक बनता दिख रहा है? सोना और चौंकाने वाली परिस्थिति में था। सोना लंबे समय से, लगभग मुझे लग रहा 15 दिन से $2000 पर आउंस के ऊपर है, जो इसका सबसे ऊंचा लेवल है। भारतीय बाजार में भी आज सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। सोने को बढ़ावा देने वाले 2 बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो मंदी की संभावना बनती दिखाई दे रही है जिसका असर हमें शेयर बाजार में और आने वाले समय में बाकी निवेशों पर दिखाई देगा, और दूसरा अमेरिका में जो वित्तीय संकट दिखाई दे रहा, बैंकिंग संकट की संभावनाएं दिख रही, इन्होंने भी सोने में खरीद को मजबूत किया है। और एक तीसरा बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कारण है, चूँकि दुनिया के कई देशों में कर्ज का खतरा है, कई देशों में डिफ़ॉल्ट के रिस्क दिखाई दे रहे हैं, तो सोने की जो सरकारी खरीद है, बैंकों के जरिए होने वाली खरीद है, वो भी बढ़ी है। और पहली बार सोने के बाजार में ऑफिशियल बाइंग इतनी ज़्यादा है, जैसे रिजर्व बैंक के आंकड़े हमारे सामने जितने रिकॉर्ड सोने की खरीद की है, कि बाजार में सोने का आउटलुक फ़िलहाल काफ़ी चमकता हुआ दिख रहा है मौजूदा परिस्थिति में, जब तक कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो उथल पुथल है वो शांत नहीं होती। आगे रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। खुद को दिवालिया कराने का आवेदन देने के बाद से गो फर्स्ट एयरलाइन लगातार चर्चा में होना लाजमी है। सबसे बड़ी चिंता उन बैंकों को है जिन्होंने गो फर्स्ट को करीब 6500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। बीते 24 घंटे में इस मामले से जुड़े कुछ एक बड़े अपडेट सामने आए। मसलन गो फर्स्ट ने अपनी सभी एयरलाइंस को 9 मई तक बंद कर दिया। साथ ही कंपनी की ओर से कहा गया कि वो बैंकों को 1 टाइम सेटलमेंट का ऑफर करेंगे। इस बीच एयरलाइंस को तेल मुहैया कराने वाली कंपनी इंडियन ऑयल का कहना है कि वह बैंक गारंटी को भुनाएगी। दरअसल जब इंडियन ऑयल तेल दे रही थी तो एक बैंक गारंटी उसने ले रखी थी, भुगतान नहीं करेंगे तो ये बैंक गारंटी टूट जाएगी। सिक्योर्ड तरीके का तेल था, बिक्री थी। अब उसने कहा है कि हम इसको भुनाकर अपना बकाया निकालेंगे। इसके अलावा करीब $60 लाख का ऐसा भी तेल बेचा गया जो अनसिक्योर्ड है, जिसके पीछे कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन कंपनी को ये उम्मीद लग रही है कि उसका भुगतान भी मिल जाएगा। पहले बात देनदारियों पर ही कर लेते हैं, फिर अगली खबरों पर चर्चा करेंगे। सर, कितनी देनदारी है कंपनी में और अब इनका होगा क्या देनदारियों का? शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। गो फर्स्ट अपने साथ किसको ले डूबेगी, ये अब धीमे धीमे खुलने लगा है और ये अगले 2-3 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि गो फर्स्ट के ऊपर टोटल देनदारी 11,000 करोड़ रुपए की है, 11,000 करोड़। इसमें 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज बैंकों का, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि बैंक कैसी मुश्किल में जाकर फंस गए हैं। और इसके अलावा बचे हुए कर्ज में एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने एयरक्राफ्ट लीज पर लिए थे। इसके अलावा शुभम ने आपको बताया ऑयल कंपनियाँ हैं, कैटरिंग कंपनियाँ हैं और बहुत सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। और इसके अलावा गो फर्स्ट के ऊपर 7,000 डायरेक्ट और करीब 1,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज़ का भी बकाया है। गो फर्स्ट ने अप्रैल के महीने की सैलरी भी अपने कर्मचारियों को नहीं दी है।
ये बकायदारी जो NCLT में जो बैंक्रप्सी फाइलिंग की है उसमें अपने डिटेल में गोफस्ट ने NCLT की अथॉरिटी को बताया है कि उसके पास अभी मौजूदा इस समय देनदारियां कितनी हैं। गोफस्ट ने भी कहा है कि करीब 2208 करोड़ रुपए का एक फंड अलग से रखा गया है, इससे जो प्रोफेशनल ड्यूज़ हैं उनका पैसा निकाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा दबाव आ रहा है जो पिछले 24 घंटे में गोफस्ट पर आया है वो एयरक्राफ्ट लीज़ करने वाली जो लीजी कंपनियां जो लीज़ पर देती उनकी तरफ से आया है। और कंपनी पर इतना दबाव है कि उसने NCLT में जाने की एक बड़ी वजह ये बताई है कि अगर हम बैंक्रप्सी नहीं फाइल करते तो बैंक से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां हैं उनको हम पैसा कैसे दे सकते थे। तो अब जब हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं तब आज NCLT की बैठक शायद इस पर होने वाली है, उसका फैसला कल पता चलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले गोफस्ट को अपने उन एयरक्राफ्ट लीज करने वाली कंपनियों को पैसा वापस करना होगा, उनका किराया चुकाना होगा, जिसके लिए गोफस्ट के पास पैसे नहीं है। गोफस्ट का जो टोटल घाटा है शुभम, वो अडानी वाडिया ग्रुप की जो सारी कंपनियां हैं उन्हें मिलाकर उनके कुल मुनाफे से भी ज़्यादा है। जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं वाडिया ग्रुप की उनसे ज़्यादा घाटा गोफस्ट ने उठाया है। गोफस्ट का नेट लॉस जो पिछले साल वित्त वर्ष 2022 में 1804 करोड़ रुपए था। ग्रुप की 4 कंपनियां लिस्टेड हैं, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग और नेशनल पैराक्साइड। इनका सबका कंबाइंड प्रॉफिट 1305 करोड़ रुपए है। ये है गोफस्ट की मौजूदा सूरत हाल। सर, ये जो वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दिया गया इसका क्या मतलब है? वाडिया समूह ने यह कहा है कि हम अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं। बैंक्रप्सी की फाइलिंग के बीच में भी जो तकनीकी बात समझने वाली है कि वाडिया अभी किसी बैंक ने डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं किया है गोफस्ट का, यानी गोफस्ट ने जो कर्ज रखा था उसकी किस्तें जा रही हैं या चुकाई जा रही हैं। इसलिए वाडिया समूह का कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, पर बैंक्रप्सी में हम इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे पास अब कंपनी चलाने के लिए संसाधन और पैसे नहीं बचे हुए हैं और ना हमारे पास कैश फ्लो दिखाई दे रहा है। तो अगर बैंक्स वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हम जल्दी से इस पूरे मामले को बैंक्रप्सी कोर्ट में निपटा सकते हैं। पर ये जो वन टाइम सेटलमेंट है ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। इस ट्रिकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि बैंकों को बड़ा हेयर कट लेना पड़ेगा, यानी 6000 करोड़ 6400 करोड़ रुपए का जो कर्ज गोफस्ट के ऊपर है उसमें बैंकों को बड़ा कर्ज माफ़ करना पड़ेगा चुकाने के लिए, और तब वाडिया समूह गोफस्ट के कुछ हिस्से के कर्ज का भुगतान कर पाएगा। जैसी बैलेंस शीट की स्थिति हमने आपको बता दी कि 11,000 करोड़ का कर्ज है। अब ये वन टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है जिसे देखना होगा। बैंकों के बीच में क्या बात होगी, लेकिन ये बात अभी NCLT की अदालत के आगे से ही तय होगी जब वहाँ पर इस पर फैसला लिया जाएगा। कंपनी का ये भी कहना है कि NCLT में जाने के पीछे उसका उद्देश्य एयरलाइंस को बंद करना नहीं बल्कि उभारना है। इस बीच इस हालत के लिए एयरलाइंस ने जिस अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार बताया, उनका आरोप है कि डिफॉल्ट करने के मामले में कंपनी का पुराना इतिहास है। सर, क्या बता रहा है ये जवाब प्रैट एंड विटनी का? हाँ, अब तीसरा पहलू इसका, प्रैट एंड विटनी जो इंजन सप्लायर है जिसके साथ गोफस्ट का विवाद लंबे समय से चल रहा है एयरबस के 320 न्यू इंजनों को लेकर, इस मामले में प्रैट एंड विटनी के अगेंस्ट गोफस्ट ने सिंगापुर की एक आर्बिट्रेशन अदालत में अपील भी की थी और वहाँ से अपने पक्ष में फैसला भी हासिल किया था। प्रैट एंड विटनी का जो जवाब आया है उसमें उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है कि मामला लिटिगेशन में है और उस लिटिगेशन के फैसले के आधार पर प्रैट एंड विटनी कार्रवाई कर रही है, पर उसने ये कहा है कि गोफस्ट का पुराना इतिहास है, यानी संकेत हैं कि गोफस्ट ने काफ़ी कुछ पुराने भुगतान प्रैट एंड विटनी को नहीं किए हैं इंजन को लेकर, बाकी तकनीकी चीज़ों को लेकर, और अब प्रैट एंड विटनी इस स्थिति में नहीं है कि वो इंजनों की सप्लाई कर सके। हालांकि प्रैट एंड विटनी को लेकर एक बात जानना जरूरी है कि उसका इसी तरीके का विवाद दुनिया के कुछ और एयरलाइंसेस के साथ भी चल रहा है, खासतौर से जर्मन एयरलाइंस के साथ, लुफ्थांसा के साथ भी इस तरीके की खबरें आती रही कि प्रैट एंड विटनी के इंजनों को लेकर समस्या है। लेकिन फिलहाल जहां परिस्थिति है उसमें प्रैट एंड विटनी की तरफ से किसी राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दी। जो जवाब दिया गया उस जवाब में सख्ती के साथ इंजन सप्लायर ने कहा कि जो हमें आदेश दिया गया है आर्बिट्रेशन कोर्ट से, हम उसका पालन करेंगे। यानी गोफस्ट को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी कि प्रैट एंड विटनी तत्काल आगे बढ़कर कंपनी को रिवाइव करने में या उसकी फ्लाइट्स शुरू करने में मदद करेगी। 27-28 के आसपास जहाज जिनमें एयरबस 320 नियो जहाज जिनमें प्रैट एंड विटनी के इंजन लगे हुए हैं वो ग्राउंडेड हैं और वो उड़ नहीं रहे हैं। सबसे अंत में बात उन कर्मचारियों की जिनकी नौकरी दांव पर है। वे पायलट और केबिन क्रू दूसरी एयरलाइंस में नौकरियों की संभावना तलाश रहे हैं। ऐसी खबर छपी कि एयर इंडिया और इंडिगो में उन्होंने आवेदन करना शुरू कर दिया है। गो फर्स्ट के डूबने का असर हवाई किरायों पर दिख रहा है। हवाई किराए उन रूट्स पर जहां पर गो फर्स्ट की ज़्यादा फ्लाइट्स थी, उन रूट्स पर किराए एकदम उछाल आ गए हैं। दूसरी तरफ उन कंपनियों के स्टॉक्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कल इंडिगो का स्टॉक बाजार में 4.5% उछल गया। स्पाइस जेट में भी 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी। सर, पूरे एविएशन बाजार पर इसका किस तरीके का असर दिखेगा?
पूरे एविएशन बाजार में जो सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान तबका है ना शुभम, वो बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स अभी जेट एयरवेज के डूबने के घाव सहला रहे थे। अभी उनकी वो वसूली भी पूरी प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाई, वो सेटलमेंट नहीं हो पाया। तब तक 6-7 बड़े बैंक 6000 करोड़ रुपए की देनदारी लेकर फंस गए हैं। अब बैंकों के सामने तो पहला हिस्सा बैंकों का है। बैंक या तो अपने अगले तिमाही के अंदर, चूंकि कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई है, तो बैंकों को तत्काल अगले तिमाही में प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उस कर्ज की, जो कर्ज उन्होंने गोफस्ट को दे रखा है, और जो हेयर कट लेना होगा वो बैंकों की बैलेंस शीट पर अलग से जाएगा। तो एक तो ये हिस्सा है, इसलिए बैंकों के बीच में काफ़ी अफरा तफरी है। वो सोच हैं प्रोविजनिंग की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि गोफस्ट कर चुकाने की स्थिति में शायद नहीं आएगी। दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा बाकी क्रेडिटर्स का है। उन क्रेडिटर्स में के पास, जिनके पास बैंक गारंटीज हैं, वो वसूलना शुरू करेंगी। पर बाजार में दो तरीके की चुनौतियां हैं। एक तो जो महत्वपूर्ण रूट है, जहां गोफस्ट जिन पर काम करती थी, वहां सब्जी के किराए बढ़ गए हैं, यानी आपके लिए यात्रा, आम लोगों के लिए यात्रा महंगी हो गई है। कंपनी ने कहा है कि जो एडवांस बुकिंग करा रखी थी यात्रियों ने, उसके पैसे वापस किए जाएंगे, पर ये कैसे वापस होंगे अभी पता नहीं है। हमने जेट के मामले में ये लंबे समय तक मामला देखा था कि जेट ने अचानक बैंक की बुकिंग बंद की थी और उसके बाद पैसे वापस होने में लोगों को समय कम मिला था। और तीसरा ये कि कोई भी एयरलाइंस भारत में अचानक गो फर्स्ट के 28-29 जहाज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए बाजार में, इसलिए लंबी लाइनें होंगी हवाई अड्डों पर, कई जगहों पर टिकटें महंगी होंगी। ये सामान्य व्यवस्था है। इसमें हमें ये देखना होगा कि DGCA और एविएशन मिनिस्ट्री क्या रुख अपनाती है, कैसे वो इस पूरे मामले से निपटती है। फिलहाल अभी DGCA और एविएशन मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है। पर गो फर्स्ट का संकट एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा झटका बनकर आया है, और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें गो फर्स्ट के उभरने की उम्मीद शुभम कम ही दिखाई दे रही है। 11,000 करोड़ की देनदारी, ह्यूज घाटे, इंजनों की समस्या, कई सारी चीज़ें एक साथ इस एयरलाइंस के संकट की वजह है। वही बात जो अंशुमान जी ने कहा कि किस किस को ले डूबेगी ये देखना है बैंकों को। एक तरफ ऑयल कंपनियां, एक तरफ एम्प्लॉयज़ हैं, एक तरफ क्रेडिटर्स हैं, एक तरफ आम उपभोक्ता है जो हवाई यात्राएं करता है, उसको और ज़्यादा महंगाई देखनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी ऊंची पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी EPS में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस खाते में सरकार की ओर से किए जाने वाला अंशदान सिर्फ 15,000 रुपये तक ही के वेतन के लिए ही किया जाएगा। सरकार 15,000 रुपये तक सैलरी पर प्रतिमाह 1.16% रकम कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा करती है। अभी तक कर्मचारी सैलरी में कटने वाली 12% रकम उनके PF खाते में जमा होती थी, जब तक नियोक्ता की ओर से जो पैसा कटता था 12%, उसका 8.33% EPS में जाता था। इसकी सीमा 15,000 रुपये तक सीमित है। बाकी रकम कर्मचारी के PF खाते से जमा होती है। श्रम मंत्रालय के आदेश के बाद ऊंची पेंशन के लिए 1.16% हिस्सा नियोक्ता के हिस्से में जमा होगा। जाहिर है कर्मचारी के PF खाते में इससे कम रकम जमा होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली जिन कंपनियों ने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचते समय गाड़ी के चार्जर की अलग से कीमत वसूली थी, उसे अब ग्राहकों को वापस लौटाना पड़ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के बाद हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर और एथर एनर्जी जैसी कंपनियां ग्राहकों को चार्जर के पैसे लौटाने को राजी हो गई। ये सभी कंपनियां मिलकर ग्राहकों को 288 करोड़ रुपए लौटाएंगी। सरकार ने इन कंपनियों को फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी बंद कर दी थी, जिसके बाद कंपनियां ग्राहकों को चार्जर का पैसा लौटा रही हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के खिलाफ आवाज़ जोर पकड़ने लगी है। दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इकोनॉमिस्ट ने विश्व आर्थिक मंच के एक कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि AI गलत हाथों में चला गया तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि AI के गलत हाथों में जाने की पूरी संभावना भी है। दिग्गज IT कंपनी कॉग्निजेंट ने कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती की वजह से वर्ष 2023 के दौरान कंपनी की कमाई घटेगी। इस बीच कंपनी ने यह भी बताया कि खर्चों में कटौती करने के लिए कंपनी अपने यहाँ से 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, साथ में अपने ऑफिस स्पेस का दायरा भी छोटा करेगी। सर कोई टिप्पणी? सबसे महत्वपूर्ण खबर झटपट खबरों में EV सेक्टर से है, और अब ऐसा लग रहा है कि शुभम की भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां गहरे नुकसान के साथ कारोबार से बाहर निकलेंगी। ओला, एथर, हीरो, TVS, इन कंपनियों को पहले तो सब्सिडी मिलना बंद हो गई, जिससे कि बाजार में कीमतें बढ़ानी पड़ी और मांग भी कमी हुई आई। अब दूसरी बड़ी देनदारी उनके ऊपर 300 करोड़ रुपए की वो है, जो उन्होंने नियमों का पालन न करने के कारण की थी, और जिसके कारण उन्हें चार्जर का पैसा अपने उपभोक्ताओं को लौटाना पड़ रहा है। अभी फेम सब्सिडी की अगली स्कीम के बारे में पता नहीं है, पर ये पूरी क्रांति तमाम वजहों से उलझन में और मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है।
चलिए, ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर हाजिर होंगे नया संस्करण लेकर। फिलहाल आपको एक जरूरी सूचना ये दे दें कि कल हेलो मनी 9 जो 4 बजे वाला है उसमें हमारे साथ होंगे जितेंद्र सोलंकी जी, और वो ईपीएस के मुद्दे पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमने पहले भी जब शो किया था काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, उसके बाद भी ढेरों सवाल हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो ईपीएस पर ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुने नहीं चुने, किन को चुनना चाहिए नहीं चुनना चाहिए, किसको इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में भी अगर कोई सवाल है तो 9311211874 पर भेज दीजिए। कल जितेंद्र जी होंगे, उनसे आपकी बात कराई जाएगी और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए, फिलहाल नीति की खबरें हो गई, सरकार की खबरें हो गई। कॉर्पोरेट की खबरों के लिए आप देखिए कॉर्पोरेट सेंट्रल अब से कुछ ही देर में। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधिवाल